नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज का मुद्दा है आरक्षण को लेकर चल रही खींचतान में कोर्ट का पेच। जी हां, अब तक हम देख रहे थे कि राज्य सरकार और राजभवन आमने सामने थे, लगातार बयानबाजियां चल रही थी, लेकिन अब ये मामला कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट की ओर से जब नोटिस जारी हुई है तो सरकार की ओर से ये बयान आया है कि अब हमें न्याय केवल कोर्ट से मिलेगा, यानी न्यायालय से ये मामला सुलझेगा, ऐसी उम्मीद राज्य सरकार ने जता दी है। तो होगा क्या ये लड़ाई राजभवन बनाम राज्य सरकार की खत्म होगी और कोई रास्ता न्यायालय ही निकाल पाएगा, या अभी भी कोई ऐसा रास्ता बचा है जिससे कि इस मामले को सुलझाया जाए? इसी पे आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं शशि भगत जी, जो कि बताएंगे कि सरकार क्या चाहती है और कोर्ट से जो नोटिस जारी हुई है उसके क्या मायने हैं। लेकिन संवैधानिक जो नजरिया है वो क्या है, वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, संविधान के मामले के जानकार भी हैं। इसके अलावा भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, जो कि भाजपा का प्रतिनिधित्व इस बात को लेकर करेंगे जिसमें डॉक्टर रमन सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोर्ट ने ही ऐसी गाइडलाइन दी है जिसकी वजह से जो सरकार विधेयक पास करी है वो रुका हुआ है। तो क्या है, अलग अलग लोगों का कहना, कि किस पक्ष का क्या कहना है और उसका हल क्या है, इस पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। एक एक करके चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस की ओर रुख करेंगे कि कांग्रेस के लिए आज थोड़ी राहत भरी खबर रही, क्योंकि न केवल उनकी याचिका स्वीकार हुई, सुनवाई हुई, बल्कि अब राजभवन को नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो शशि भगत जी, क्या मायने कि इस पूरे मामले को अब आप कोर्ट में जो लेकर गए हैं, तो कोर्ट से कुछ ऐसा फैसला आएगा जिससे आपको लगता है कि जो रास्ता है आरक्षण का वो खुलेगा? माननीय न्यायालय के अर्जी स्वीकार करने से ही यह बात स्पष्ट हो गया कि अब छत्तीसगढ़ की एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य सभी लोगों को राहत मिलने वाला है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने समीक्षा के उपरांत इसको स्वीकार करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदया को नोटिस भी सर्व किया है, जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और सरकार इस बात से बहुत खुश है और छत्तीसगढ़ की जनता भी बहुत खुश है। नहीं, सरकार तो खुश है, लेकिन क्या लगता है राजभवन को नोटिस देने से आप लोगों की जीत हो गई? क्योंकि जवाब वही आएगा जो पहले राजभवन की ओर से आता रहा है कि हमने जो सवाल दिए थे उसका ठीक से जवाब नहीं आया, हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने में समय लगता है। भारतीय संविधान में जो उल्लिखित है, उनके जो पावर डेलीगेट्स है, उसमें महामहिम राज्यपाल को या तो संविधान जो भी दस्तावेज पेश होता है, जो भी विधेयक पेश होता है, पास होता है, उस पे या फिर यस बोल देना चाहिए या फिर नो बोल देना चाहिए, या फिर उसको टिप्पणी के सहित उसको मूल विधेयक को वापस कर देना चाहिए। ये तीनों काम महामहिम राज्यपाल महोदया ने नहीं किया और ये भी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथियों के द्वारा उन पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि गुडविल कांग्रेस को चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि 27% जो आरक्षण है मंडल कमीशन की जो सिफारिश है उसके अनुसार नहीं मिले, और ओबीसी को 32% और 10% अदर्स को और एससीज को 13%। तो ये सारी चीजें जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रही है। पूर्व का जो मामला था वो भी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और अच्छे असेसमेंट नहीं करने की वजह से रिजेक्ट हुआ था। उसको सार्वजनिक रूप से डॉक्टर रमन सिंह साहब को भी उस मसले पे माफी मांगना चाहिए, जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल, तो कांग्रेस का स्टैंड साफ है। शायद अब उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय ही न्याय देगा, लेकिन इस पूरे मसले में अब कोर्ट का पेच आने से एक बात तो साफ है कि अब संविधान क्या कहता है इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा और इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। बीजेपी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, आप लोग तो विधानसभा में इस विधेयक को समर्थन दे चुके हैं। अगर राजभवन में ये विधेयक अटका है तो आप लोग को ज्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही है, ऐसा आप लोगों के बयान से हर बार झलकता है। अब ये कोर्ट में मामला चला गया, इसको किस नजरिए से देखती है बीजेपी? नहीं, कोर्ट में मामला भी गया है क्या? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। इसके पहले तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। मार्च में अभी उसकी सुनवाई है। अभी जब सरकार को समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब इनको तड़तड़ी क्यों पड़ी है हाई कोर्ट में, मैं बता रहा हूँ। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उच्चतम न्यायालय में। उच्च न्यायालय में इनको क्यों पड़ा है मैं बता रहा हूँ। ये छद्म आरक्षण ला रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन्होंने 76% किया। जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे थे कि जब 58% नहीं रुका इसी हाई कोर्ट से, तो 76% कैसे रुकेगा? सीधी सी बात है, इसी हाई कोर्ट ने जब 56-58% को संवैधानिक घोषित किया तो उच्चतम न्यायालय देता 76% सही है कि नहीं सही है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, इन्हें आरक्षण तो करना नहीं है, सही मायने में लागू करना नहीं है, करना था तो 50% के दायरे में करना था, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कर दिया था। ये लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि हम SC के लिए कर रहे हैं, ST के लिए कर रहे हैं, OBC के लिए कर रहे हैं। अभी शशि भगत जी बोल रहे थे, कितना झूठ बोलते हैं, मुझे तो इस चर्चा में समझ में नहीं आता कि मंडल कमीशन ने 27% का जो रिकमेंडेशन किया वो छत्तीसगढ़ में लागू। अरे भाई साहब, मंडल कमीशन को पढ़ लीजिए, 27% का उन्होंने नहीं कहा है, कभी अनुशंसा नहीं किया। उन्होंने कहा है SC और ST के बाद जितना बचेगा 50% के दायरे में वो देना है, तो SC और ST का मिला के 23% होता है, उसके बाद OBC 27% बचता है। हर राज्यों में SC ST OBC की स्थिति अलग होती है, छत्तीसगढ़ में नहीं है 27% देने के लायक। 32% तो क्या कहते हैं आदिवासी का है, 14% तो SC का है, उसके बाद जो बचेगा वो OBC को जाता है। आप झूठ बोल रहे हैं, पहली बार आपको तथ्य पता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ जी, भगत जी का नाम आया है क्योंकि वो भगत जी कुछ कहना चाहते हैं। जी, वो सीधा आरोप लग रहा है भगत जी आप लोग के ऊपर, गलत जानकारी। मैं हमारे साथी भाई रविंद्र जी से एक बात कहना चाहता हूं, क्या 50% आरक्षण का जो लिमिटेशन है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्री रमन सिंह साहब की इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या डॉक्टर साहने के प्रकरण का आपको ज्ञात नहीं था? आप अगर 50% आरक्षण रखना था तो आपने 58% किया था। आप करो तो वाह वाह, अगर कांग्रेस करती है तो हाय तौबा। ये कौन सी तरह की बात है? आपको आपकी वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से 58% का आरक्षण लूज हुआ था और ये कोर्ट में पास हुआ था। ये सारी चीजों को आपको समझने की जरूरत है। अभी जो भी कारण है वो भी एथेंटिक कारण है, एथेंटिक तरीके से किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी लोग इसमें प्रस्ताव में सहमति दिए थे, तभी ये बात पास हुआ था। और जब लागू नहीं, जब अपास हुआ था कोर्ट में, तब आपने सड़कों पे हंगामा किया था। और आज आप दस्तखत करने की बात से इनकार करते हैं। कोई भी बीजेपी का MP और MLA आज तक कहा नहीं कि दस्तखत करने के लिए आगे बढ़िए। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के साथ भारतीय जनता पार्टी। चलिए सिंह साहब जल्दी खत्म करिए। जी जी, आप मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि 58% संवैधानिक, और हमको पता नहीं था क्या? हम तो मान रहे हैं ना, हाईकोर्ट ने संवैधानिक घोषित कर दिया और उन्होंने 50% को सही रखा, तब भी उसके बाद इनको अकल नहीं आ रही कि 76 कर रहे। जब 58 गलत हो गया तो 76% कैसे होगा? यही नहीं, कई राज्यों में है, कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, इसलिए आपने जो भी प्रस्तुत किया था उसमें एथेंटिक कारण नहीं दिया था। हाईकोर्ट में जो आपने दिया था, हाईकोर्ट में जो आपने दिया था एफिडेविट, उसमें डॉक्टर ननकी राम कंवर जी की कोई रिपोर्ट नहीं थी। आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि ननकी राम कंवर जी का उल्लेख नहीं था उनके अनुशंसा में, तो हाईकोर्ट में ऐसी तरह से आपने कर दिया। तो इस तरह की जो स्थिति पैदा हुई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज पूरे छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है। ST SC OBC के साथ पूरी छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है। तो क्या ऐसे निर्णय करना चाहिए? चलिए जी, एक एक करके कह रहा हूँ। सिंह साहब आप अपनी बात जल्दी खत्म करिए, फिर हम जाएंगे। जी जी, मैं जिन राज्यों में जो 50% से ऊपर है मैं बता देता हूँ। तमिलनाडु में है, उसका कारण ये था कि इंदिरा साहनी के मामला 1993 में आया था, वो 1992 में 9वीं अनुसूची में चला गया था। कर्नाटक में विशेष परिस्थिति में राज्य वहां के हाई कोर्ट ने आदेश दिया, तब हुआ है। महाराष्ट्र में भी 76% करने की कोशिश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। झूठ बोलते हैं, 2 राज्यों को छोड़ के कहीं और है तो मुझे बता दीजिए। इसलिए राज्य का अभी यहाँ ऐसी विशेषाधिकार, विशेष परिस्थितियां उत्पन्न नहीं है जहाँ 76 लागू। आपने डाटा भी आधा अधूरा दिया, आप बरगला रहे हैं आरक्षण लागू नहीं होगा, अभी भी झूठ बोल नहीं। लेकिन आप लोग तो सहमत थे, क्या आप लोग इस बात के लिए सहमत नहीं है कि इनको 32%, फिर 14%, अगर 27% OBC को भी आबादी के हिसाब से मिल जाता है तो गलत क्या है? समर्थन तो बीजेपी ने भी किया है। नहीं, 32% तो हमने दिया, 20% आदिवासियों का था, उसको 32 हमने किया। इस विधेयक के समर्थन में तो बीजेपी भी है। नहीं तो हम कैसे वहां विरोध करेंगे? ये करके कर दिए, फिर कोर्ट में रुके, राज्यपाल जी करे। हम क्या राज्यपाल पे दबाव डाल रहे हैं? आरक्षण पे विधेयक लाए, हमने सर्वसम्मति से पास किया, हम विरोध में नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के दायरे के अंतर्गत ये होना चाहिए। ऐसा नहीं मनमर्जी से कुछ भी कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, केंद्र सरकार ने कहा 10%। आपने विधानसभा के अंदर उस पर सहमति क्यों दी? ये बात तो बताएंगे आप।
चलिए दायरे की बात आ गई है तो एक बार फिर से एक बार अजय चंद्राकर जी की ओर रुख कर लेते हैं। अजय चंद्राकर जी शायद साफ ढंग से बता पाएंगे कि संविधान क्या कहता है। अजय जी, आज जो कोर्ट में पैरवी हुई, कपिल सिब्बल आए, वो बार बार ये कह रहे थे कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि वो रोक के रखे, और जो सवाल जवाब कर रहे हैं वो भी उनका अधिकार नहीं है, या तो वापस करे या राष्ट्रपति को भेजे, इस तरीके के तर्क दिए हैं। कितना सही है वो आपके जानकारी के अनुसार बताइए। मोहन जी, माननीय न्यायपालिका के ऊपर पूरा सम्मान है और महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर भी, लेकिन संविधान के विद्यार्थी के रूप में आज आपसे खुल करके चर्चा होगी। देखिए, सेंट्रल लेवल पर जो रिजर्वेशन 49.5% की बात हुई, वो 7.5% वो एसटी वर्ग के लिए है, 27% ओबीसी के लिए है और 15% एससी के लिए है 49.5%। उसके बाद अलग अलग राज्यों का पॉपुलेशन, टोपोग्राफी, या फिर कह सकते हैं कि उनका जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार से। अब मध्य प्रदेश से जो अलग हुए, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार इसमें वृद्धि की, तो इस माननीय न्यायपालिका के द्वारा जो जानकारी मांगी गई वो जानकारी उपलब्ध अवेलेबल नहीं हो पाया, जिसके कारण से वह विधेयक गिर गया। अब पुनः इसमें सरकार इसको रखी है, लेकिन मूल बात यह है कि जो डिस्कशन हुआ है माननीय न्यायपालिका में, उसमें अनुच्छेद 200 की बात हुई है और 200 के अनुसार महामहिम राज्यपाल जी को विधेयक को, जो बात भगत जी कह रहे थे वही बात रविंद्र जी भी लगभग वही कह रहे थे, शब्द अलग अलग था कि या तो वो दस्तखत करेंगी या फिर लौटा देंगी पुनर्विचार के लिए, या महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित करेंगी, या फिर 15 दिन के अंदर, हर 15 दिन में महामहिम राज्यपाल जी को एक प्रतिवेदन राज्य की राजनीति गतिविधियों के ऊपर माननीय राष्ट्रपति जी को भेजना पड़ता है, उसका प्रयोग कर सकते। लेकिन एक मजेदार बात आपसे आज मोहन जी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आरक्षण की पृष्ठभूमि है और आरक्षण की पृष्ठभूमि में किस तरह से हमारे संवैधानिक जो जिम्मेदार व्यक्ति है क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो पृष्ठभूमि है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार जजमेंट के ऊपर। तो इसी दरमियान भारत के उपराष्ट्रपति जी एक स्टेटमेंट दिए सदन के अंदर, और वो ये था कि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है, इसी तरह से राज्यों में असेंबली का है, संसद संप्रभु है। उसके बाद वो ये जिक्र किए कि केशवानंद भारती जजमेंट का व्याख्या गलत किया गया है। उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय चंद्रचूड़ जी एक सार्वजनिक सभा में उद्बोधन दिए और वो बोले कि संविधान की व्याख्या का अधिकार माननीय न्यायपालिका को है और बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं लगता है तो हम इसमें डिसीजन देंगे। और वो एक शब्द प्रयोग किए, वो है ध्रुव तारा। पहले होता था ना मोहन जी, गूगल वगैरह कुछ नहीं था, घड़ियां नहीं रहती थी, सफर करते थे तो ध्रुव तारा को देख करके अनुमान लगाया जाता था कि उसी साइड हमको जाना है कि पीछे जाना है, दाया चलना है बाया चलना। ठीक है। लेकिन 4 दिन पहले गुरुवार को पुनः माननीय उपराष्ट्रपति जी सदन में बोले हैं ध्रुव तारा न्यायपालिका नहीं, वह संसद है, पार्लियामेंट है। तो इस तरह का बहस वहां चल रहा है और इसी पृष्ठभूमि में यह है, अब महामहिम राज्यपाल जी जो क्यूरी की थी, जो प्रश्न उठाई थी, सरकार का कहना है हम जवाब दिए, लेकिन संवैधानिक रूप से मोहन जी आज आपसे शेयर करूंगा, अनुच्छेद 168 ये कहता है कि अगर महामहिम राज्यपाल जी को लगता है तो वो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से परामर्श ले सकती हैं और उसके प्रधान मुख्यमंत्री जी होंगे, परामर्श ले सकती। लेकिन ये राज्य सरकार जो उनको जो क्वेरी रहा, क्वेश्चन रहा, उसका जवाब दिए, तो ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं है। इसलिए माननीय न्यायपालिका इसके ऊपर बात की है और जो डाटा की बात आएगी वो महामहिम राज्यपाल जी से वो क्वेश्चन करेंगे, ये अधिकार तो संविधान सम्मत है कि नहीं है, माननीय न्यायपालिका देखेगी। और रविंद्र जी भी कह रहे थे, वो भी बात सही,
कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में जो 14 जनवरी को इसका डिसीजन आना था वो टलते जा रहा है और मार्च में इसका हेयरिंग है। तो इन सब पृष्ठभूमि में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के प्रक्रिया में यह विधेयक फंस चुका है। अब देखने का विषय है कि माननीय राज्यपाल जी किस तरह से इनका जवाब देती हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि क्या कोर्ट को ऐसे कोई अधिकार है कि राज्यपाल को बाध्य कर सके? ऐसी अब तक कहीं कोई उदाहरण सामने नहीं आया है। ऐसे में ये मामला कोर्ट में होगा क्या इस मामले का? क्योंकि राज्यपाल को कोई बाध्यता तो है नहीं कि कितने दिन तक वो विधेयक को रोक सकती है। असीमित समय तक रोकने का जो है वो नियम है, एक तरीके से अधिकार है उनके पास। तो इसे क्या कोर्ट रोक सकती है क्या? तभी ये कोर्ट में टिक पाएगा इस तरीके का मामला। मोहन जी, सिर्फ अभी नोटिस जारी हुआ है माननीय न्यायपालिका के पास और वो भी राज्यपाल के सचिवालय। ये लोग जो पैरवी किए, पैरवी के पृष्ठभूमि में या पैरवी के रोशनी में जिन तर्कों को रखा गया है, उन तर्कों के मद्देनजर वो नोटिस जारी किए हैं। और ये सच है कि महामहिम राज्यपाल जी, मान लो कल उसको वो राष्ट्रपति जी को प्रेषित कर दी तो उनको तो कुछ वो तो एक प्रक्रिया में ही है, या फिर वो क्यों रोकी है, इनका जवाब अगर तथ्यात्मक रूप से देती हैं तो सभी तरह का चारा है। लेकिन ये माननीय न्यायपालिका के पैरवी के रोशनी में जो हुआ है, उस पृष्ठभूमि में नोटिस जारी हुआ। बिल्कुल, तो ये मामला कोर्ट की पेचीदगियों में भी फंस सकता है। एक बार फिर से हम कांग्रेस के रुख करते हैं। ऐसे में कांग्रेस न्याय की उम्मीद तो लगा के बैठी है, लेकिन सफर करने वाले लोग, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग हैं, उनको तो आरक्षण का लाभ सही ढंग से मिल नहीं पा रहा है जो उनका अधिकार है। आप लोग केवल कोर्ट के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये लड़ाई जो है वो लंबी भी खींच सकती है। ऐसे में उनका क्या होगा जो कि पात्र हैं आरक्षण के? श्री भूपेश बघेल जी की इच्छा के अनुरूप सभी एसटी, एससी और ओबीसी लोग को, ओबीसी के वर्ग के और अन्य लोगों को भी राहत मिले, इस बात के लिए प्रयासरत है और इस पे शीघ्र निर्णय आएगा, इस बात की भी हम लोगों को उम्मीद है। और जो भी परिस्थिति में जो भी कदम उठाना पड़ेगा, श्री भूपेश बघेल जी इस बात को लेके कोर्ट में भी गए हैं, सरकार गई है, तो इसका निर्णय अच्छा आएगा। मैं अभी आपको एक बात और बता देता हूं महामहिम राज्यपाल जी के विषय में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में कहा था कि उन सिद्धांतों के अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्री परिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने से उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। तो ये जो चीजें हैं उससे स्पष्ट है कि महामहिम राज्यपाल महोदया जी को मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत करते हुए, उनका सम्मान करते हुए उस पर दस्तखत शीघ्र करना चाहिए, जिसकी कभी भी हमको उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में एक डिसीजन आया था, उसमें सुनील कुमार बोस वर्सेस सचिव पश्चिम बंगाल का आया था विवादित निर्णय के विषय में। उसमें कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, वर्तमान संविधान में राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, उसकी स्वविवेक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की शक्ति को छीन लिया गया है, इसलिए उसे अपने मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करना चाहिए। तो ये सारी चीजों का उल्लेख स्पष्ट है, संविधान के दायरे में, संविधान में उल्लेख है। ये सारी चीजों के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी उससे एक इतर और संविधान बनाने का प्रयास करती है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता में हाहाकार मचा हुआ है, जो उचित नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, तो तीर जो है वो बीजेपी की ओर छोड़ दिया गया है। राजभवन पर तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, अधिकार के लेकर अलग अलग कोर्ट के डिसीजन है। बीजेपी इसमें पीछे से भूमिका निभा रही है, ये आरोप बार बार लगता है। सिंह साहब बताइए। एकदम गलत बात है, हम कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हम संविधान में भरोसा कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया में कर रहे हैं। उच्च न्यायालय जो निर्णय देगा, उच्चतम न्यायालय जो निर्णय लेगा, हम सब पे भरोसा कर रहे हैं। हम कोई पीछे से भूमिका नहीं निभा रहे हैं। मैं दो बातों को कह रहा हूँ। अगर जी बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, इन्हें पश्चिम बंगाल ने किया, सुन लीजिए, भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ लीजिए। संविधान सभा में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आज भारत का लिखित संविधान है, धारा 163 कहती है कि राज्यपाल को सविवेक से कार्य करने का अधिकार है। इसी तारतम्य में 2022 में केरल के डबल बेंच हाई कोर्ट ने कहा है, जब राज्यपाल के ऊपर रखा गया था कि आप इतने दिनों तक नहीं दे रहे, राज्य सरकार गई थी केरल हाई कोर्ट में कि राज्यपाल वो नहीं दे रहे, विधेयक पे दस्तखत नहीं कर रहे, तब केरल के डबल बेंच ने कहा था कि मैं राज्यपाल को बाध्य नहीं कर सकता, वहां समय सीमा की बाध्यता नहीं है और न उसे मैं प्रतिबंधित करूंगा। ये गलत कह रहे हैं
भारत को चलता है, शासन प्रशासन कानून संविधान के अनुसार चलता है। 163 विवेक से कार्य करने की चिंता देता है। सुन लीजिए, 2021 में भी तमिलनाडु विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था। 2 साल तक वहां के राज्यपाल ने रोक के रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा कि मैं इसको समय सीमा को कम नहीं कर सकता। किसकी बात कर रहे हैं भगत जी, मुझे समझ में नहीं आता। कहां से कौन सा उदाहरण दे के आते? भारतीय संविधान को अभी खोल के देख लीजिए, 163 को अभी आपके सामने गूगल में आ जाएगा। विवेक से कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। की बात को यह मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एमपी और कोई भी एमएलए दस्तखत करने के लिए नहीं कहेगा जिसमें जनता को राहत मिले। आप बोलते हैं क्योंकि आप और छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं के ऊपर से भरोसा उठ गया है, इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदया भी ये अनाउंस कर चुकी है कि पूरे जिले का दौरा करेंगे। इससे तो ये स्पष्ट है। और एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का जब से विधेयक पास हुआ है दस्तखत करने की पैरवी कभी नहीं किए। इससे ये स्पष्ट होता है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। छत्तीसगढ़ की जनता का अमन शांति और कायम होते हुए नहीं देखना चाहती है। ये जो सारी चीजें हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। नहीं रखते, मुझे बताइए। डॉक्टर रमन सिंह आरक्षण विरोधी है। आपको विश्वास है भारत के संविधान नहीं है तो उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की जो भर्तियां हैं, चलिए आप लोग अजय चंद्राकर जी की ओर चलते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा रेस हुआ इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें आ रही है। जो सरकार दलील दे रही है वो धारा 200 का हवाला दे रही है कि 200 जो धारा है उसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वो कानून बनाए और उसे वो अनुमति राज्यपाल दे। और 163 का जो हवाला दे रही है बीजेपी, उसमें ये कह रही है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो कब तक चाहे वो तब तक रोक सकती है। इन दोनों धाराओं के का टकराव है, ये माने अजय जी? नहीं, भारतीय संविधान में अलग अलग अनुच्छेद और उनकी धाराओं में क्रमशः जिक्र है। 163 भी अपनी जगह सही है, 168 भगत जी भी जो कह रहे हैं वो भी सही है, और 200 भी सही है। चूंकि ये संविधान के जटिल कह सकते हैं कि प्रावधानों के तहत है, जिसमें संवैधानिक गरिमा का भी उसे कैसे बरकरार रखा जाए। और केरल हाई कोर्ट का वो एग्जाम्पल भी सही है कि वो 2 साल तक वहां के महामहिम के द्वारा रोका गया था और जो जजमेंट आया था ये भी सही है। और मैं आपसे जो शेयर किया अभी मोहन जी, जो सबसे बड़ी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति जी पार्लियामेंट के सदन के अंदर ये एक दूसरे को ध्रुव तारा की बात कर रहे हैं कि हम ध्रुव तारा हैं, हम ध्रुव तारा हैं। तो ये जिस तरह से लिखित संविधान है हमारा, सबसे विशाल संविधान है, लेकिन इतने ज्यादा अनुच्छेद और व्याख्या है जिसमें सब संवैधानिक पदों के ऊपर उनको कैसे और फ्रूटफुल बनाया जा सकता है, यह भी चर्चा है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नागरिकों का अहित ना हो, संवाद सबसे अच्छा रास्ता है। संवाद करके इसके ऊपर निर्णय लें ताकि लोक कल्याणकारी कार्य में, ये चाहे नाम मात्र की कार्यपालिका हो या वास्तविक कार्यपालिका, जनता का हित सर्वोपरि होता है। मोहन चंद्राकर जी, लेकिन अगर सब सही है, ये भी धारा अपने हिसाब से जो बता रहे हैं वो सही है, 200 भी सही है, 163 भी सही है, तो फिर रास्ता कैसे एक तरीके से बाहर आएगा जब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पे अड़े रहेंगे, अपनी अपनी धाराओं को लेकर अड़े रहेंगे? रास्ता कैसे निकलेगा? अब रास्ता यहाँ पर महामहिम जी के सचिवालय के द्वारा क्या उत्तर दिया जाता है मोहन जी, या महामहिम जी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक प्रतीक्षा करती हैं, जैसा वो संकेत भी दी मार्च तक, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इसको रिफर कर देती है और हाई कोर्ट का जो निर्णय आएगा, तो ये काफी वेट एंड सी है। प्रतीक्षा करना ही पड़ेगा मोहन जी, यही सच्चाई है। प्रतीक्षा करना होगा एक तरीके से। संवैधानिक प्रमुख की ओर से जो बातें आ रही हैं वो तो यही है कि प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, लेकिन राजनीतिक दल शायद प्रतीक्षा के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर से कमेंट ले लेते हैं। कांग्रेस क्या चाहती है कि इस तरीके से कोर्ट से कोई रास्ता निकले, लेकिन जो मन मुटाव की स्थिति है वो तो बनी रहेगी। फिर खत्म कैसे होगा राजभवन और राज्य सरकार के बीच ये टकराव? भगत जी, संविधान, सरकार, महामहिम राज्यपाल, ये सारी जो व्यवस्था बनी हुई है, कोर्ट, ये सारी जो व्यवस्था बनी हुई है जनता की राहत के लिए, खुशी के लिए, अमन चैन के लिए बनी हुई है। और इनको अपने अहम को छोड़कर सभी नियम कायदे को देखते हुए उस पर दस्तखत कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को अमन चैन हो
और बेरोजगारी दूर हो, महंगाई घटे, ये सारी चीजों पे फोकस करते हुए तत्काल इसमें दस्तखत कर देना चाहिए, क्योंकि विधेयक पास हो चुका है। इतनी गुजारिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से करता हूं। बिल्कुल। चलिए सिंह साहब, आखिरी समय है, 1 मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी बिल्कुल, हम राज्यपाल पे भरोसा करते हैं, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है। कांग्रेस ने जो राज्यपाल पे हमला किया, जो संवैधानिक संस्थाओं को तार तार किया, ये किसी भी दृष्टिकोण में छत्तीसगढ़ के लिए उचित नहीं है। इसके पहले राज्यपाल के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ था। कांग्रेस को वेट करना चाहिए। नहीं करने के लिए उनको विवश कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में मार्च में जवाब दे देना था, इन्होंने जवाब नहीं दिया, मार्च तक इंतजार किया, अभी नोटिस जारी हुआ। ये मैं बोल रहा हूँ, ये 6 दिन मतलब आरक्षण ला रहे हैं, अभी इसका हल होना नहीं है। सामने चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगा, ये चुनाव में जाके चिल्लाएंगे और उसके बाद 76% भी लागू हो जाएगा तो बोलेंगे केंद्र सरकार नवीन अनुसूची में डालने के लिए भेज दिए, नहीं कर रही है, हम क्या करें। ये राजनीतिक काम कर रहे हैं, प्रशासनिक काम नहीं कर रहे हैं। जनता इसको देख रही है, समझ रही है। 4 महीने बाद चुनाव है, 6 महीने बाद चुनाव की खुशी के लिए कोई काम नहीं कर रही है। भाजपा को चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अमन चैन के लिए, एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण के लिए काम करे। उन केवल सियासी देखने की आदत उनकी पुरानी है, उस पुरानी आदत को कृपा करके बदल दीजिए और अपने एमपी और एमएलए को बोलिए कि महामहिम राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने की गुजारिश करें। आप सुनना नहीं चाहते? जी, आपकी बात जल्दी समय 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है आरक्षण के मामले में गंभीर नहीं, वो दिखावा कर रही है कि हम आरक्षण पास कर रहे हैं, जबकि होना आप लोग क्या कर रहे हैं? वो तो चलो अपना प्रयास कर रहे हैं, विरोध में हैं। आप लोग की ओर से भी तो पहल होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी पास हो। हमारी ओर से पहल है, हम कोर्ट के मामले का ये कर रहे हैं। कोर्ट जो निर्णय देगा स्वीकार है, कल दे दे, क्या दिक्कत है हमको? हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे कोर्ट के निर्णय का। हमारा पहल ये है कि हम निर्णय का इंतजार करें। जी, तो इंतजार करने की बात एक बार फिर सामने आ रही है, लेकिन अब राज्य सरकार और राजभवन की लड़ाई कोर्ट पहुंच चुकी है और कोर्ट में जो डिसीजन आएगा उसका सबको इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात साफ है कि दोनों पक्ष इस बात को लेकर अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उनका कहना सही है, उनका पक्ष सही है। किसका पक्ष सही है इसका फैसला कोर्ट करेगा। जनता भी देख रही है, तो जनता की अदालत में भी इसका 2023 में फैसला आएगा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।